बच्चों सभी को पीपीटी क्लियर है? आवाज सबको ठीक है? तो चलो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है। और हमारा जो आज की क्लास है वो देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमारी क्लास है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों ने अगर सीरीज खोला होगा, और सॉरी, अगर तुम लोग बेसिकली जो क्वेश्चन बैंक आता है अगर उसको खोलोगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ देता है, या तो पेयरिंग एनर्जी पूछ देता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन MSc के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एनर्जी को तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है वो CFSE वैल्यू निकालने का हमारे पास ये पूरा सिलेबस की अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखो, जाहिर सी बात है, हम जो पढ़ने वाले हैं, और वो हम किसका पढ़ेंगे बच्चों? तो आप सबको पता है कि हम जो पढ़ेंगे वो डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है 3D सीरीज की, अगर इसमें बात करते हैं तो आपको भी पता है कि डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 0 से लेकर 10 तक होता है। तो हम यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना क्रिस्टल फील्ड मतलब कि थियरी के अंदर, यानी कि जैसे हमने Cr, इसके पास H2O लिख दिया और इसके ऊपर हमने चार्ज लगा दिया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो हम सेंट्रल मेटल एटम का ही तो, यही सेंट्रल मेटल एटम तो ही तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हमारे पास ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट होगा। तो हम इसका जो डी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो चीज अभी तक करते आए हो, जिस तरीके से आप EgT2G बनाते गए हो, बस वही चीज आपको करना है, ठीक है? बस उसमें एक आपको फॉर्मूला हम बता देंगे जिसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। और जब ये डी डी का जो 5 ऑर्बिटल है जाके जब आगे टूटता है, तो आपने भी बताया था कि सर लोअर एनर्जी T2G और हायर एनर्जी EG में टूटता है। ये चीज तो बताए थे। T2G होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि इसकी हायर वैल्यू होती है, और EG सॉरी लोअर वैल्यू होती है, और EG जो होता है उसकी हायर वैल्यू होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे तो ये पढ़ा था कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बराबर होता है 10 DQ होता है, 10 DQ होता है। यानी कि इसके आधा ऊपर जो होता है वो +6 DQ होता है, नीचे वाला हमारा जो होता है वो -6 DQ होता है। यहाँ तक सभी लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? यानी कि सर जो DQ है इसको जब अगर अगर DQ है, बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर की तरफ +6 DQ, नीचे की तरफ -4 DQ। अगर इसको बेसिकली इसमें कन्वर्ट करना है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये हो जाता है +0.6 हमारे पास स्टेबलाइजेशन ऑक्टाहेड्रल या स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल वैल्यू हो जाती है। और इसी 4 DQ को अगर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर ये किस तरीके से दिखेगा? -0.4, और ये हमारा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू। तो यानी कि हमने यही आपको बताया था कि हम दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं बच्चों? तो सर जो स्प्लिटिंग की वैल्यू होती है उसको हम दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ये बताया कि सर ऊपर वाला जो होता है वो +6 DQ होता है, और नीचे वाला जो होता है हमारा वो -6 DQ होता है।
तो हम अगर +6 dq में लिखें, dq फॉर्म में ऐसे लिखेगा। अगर वहीं हमने स्टेबलाइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो वो 0.6 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, -4 dq अगर रहेगा, अगर इसको स्टेबलाइजेशन इसमें लिखना रहेगा तो ये हमारे क्या हो जाता है, 0.4 हो जाता है, 0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर? यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि सर बेसिकली जो चीज हमने पढ़ा है उसी के बारे में, ठीक है, एकदम सिंपल सा, एकदम आसान है। यहाँ पे एक बार और थोड़ा बहुत पिछला क्लास का एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो एनर्जी होती है T2G और EG, अगर इसमें अगर हम बात करते हैं तो सर इसकी एनर्जी की वैल्यू, अगर ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से दिखाएंगे तो कोई भी चीज के आगे पॉइंट लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा। बस इतना ही हमने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है। यानी कि यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान ये देना कि सर अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, तो आप बताओगे सर सबसे पहले T2G में जाएगा, और T2G में भरने के बाद जो भी बचेगा वो EG में जाएगा। हम अभी तक तो यही पढ़ते हुए आ रहे थे कि सर ईच इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे पहले लोअर एनर्जी T2G में जाएंगे, फिर वो स्टेबलाइज करेंगे उस पूरे सिस्टम को, फिर स्टेबलाइज ऐसे हो जाएगा तो फिर ये EG के तरफ जाएंगे। वो पूरा ओवरऑल इस पहले बेसिकली जो भी हमारा ये पीपीटी है इसमें यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये सारी चीज अच्छे तरीके से जैसे जैसे हम नोट्स दिए उसको ऐसे वैसे कॉपी में कॉपी करते हुए जाना है। यहाँ तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले याद करने। फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, हमने यहाँ पे पढ़ा नीचे की तरफ जो हमारा था, वो नीचे की तरफ हमारा T2G था, ऊपर की तरफ सर हमारा जो था वो EG था। तो यानी कि सर ये कह सकते हैं कि जब हमें यहाँ पे देखो, हमें क्या निकालना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, चेंज इन एनर्जी। भाई T2G से EG में जा रहा है तो हम नेट चेंज निकालेंगे ना। तो जैसे हमारे पास T2G है, ए से मान लेते हैं कि में ए इलेक्ट्रॉन है और EG में हमारा बी कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक तो रहा तो बी की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे एक पर मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो T2G की पावर 3 होता, मतलब ए की वैल्यू जो हो जाती है वो 3 हो जाती। भी हमारा EG में इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप लिखते हो ना T2, सर EG जो बात EG की पावर 1 हो गया, यहाँ पे ये 3 रहता है तो आप इस तरीके से लिखते हो ना T2G की पावर 3 हो गया। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी लोगों में ब्रेक हो रही है कि सिर्फ लोगों में ब्रेक हो रही है? क्लियर है? अभी क्लियर है कि अभी भी कोई दिक्कत है? इज इट वॉइस इज क्लियर? तो बच्चों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जब ये स्प्लिट हो जाते हैं, अगर मान लो हमारे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये सबसे पहले तो ये T2G में जाएगा, फिर उसके बाद ये किस में जाएगा, EG में जाएगा। तो 1 2 3 4 मान लो हमने ऐसे लिया। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है तो हम इस तरह से लिखते हैं ना कि सर T2G में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे। तो यानी कि हम यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं कि पावर को ए मान ले रहे हैं और यहाँ पे EG की पावर बी मान ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो यानी कि हम ये निकालना चाह रहे हैं नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ T2G ए एंड T2G EG बी, यानी कि हम इसको ए और बी मान रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर ऊपर वाला बी है क्या, और नीचे वाला जो भी कुछ रहेगा वो ए माना जाएगा। नीचे वाला जो भी कुछ रहेगा उसको हम ए मानेंगे, ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे, सर बी मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमारा ये नीचे वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे कम है। तो लिख बेसिकली देखोगे ना T2G में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो बताओगे लॉस ऑफ एनर्जी हमारा ए का होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन T2G। यही कहोगे ना कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन इन T2G। और T2G की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा है कि -4 होती है, और इसकी क्या होती है ऊपर +6 होती है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला ये बताना चाह रहे हैं, पहले तो हम नेट निकालेंगे दोनों का, फिर बराबर लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लोअर एनर्जी होता है तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि ए में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है,
T2G में, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे, फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो इसीलिए हमेशा इसको प्लस के 6 में दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी जो होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो पावर बी है, यहाँ पे क्या होता है सर, गेन ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जो ईजी का लेवल होता है वहां पे गेन होता है, तो उसको हम प्लस में दिखाते हैं। तो उसी को हम छोटे से फॉर्मूले में अगर हम कवर करते हैं, तो छोटे से फॉर्मूले में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि सर हमने यहाँ पे T2G बनाया था, ऊपर Eg बनाया था, इसका -4 होता है, यानी कि लोअर एनर्जी होती है, इसका +6 होता है, इसका हायर एनर्जी होता है। इसमें हम क्या कर देते हैं, T2G की पावर हमने क्या किया था, ए किया था, यहाँ पे Eg की पावर बी किया था, यानी कि यहाँ पे बी ए बी मान लिए। तो हमारा ये ए वाला है होता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि लोअर एनर्जी होता है, तो इसको हम ए से दिखाते हैं, तो ये T2G लेवल में होता है, और इसकी वैल्यू होती है वो -4 होती है। इसी तरीके से ऊपर वाले की बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू -6 होती है, लेकिन यहाँ पे Eg को हम बी का पावर माने हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हमेशा ये प्लस में होते हैं। तो इस अब उठा के इसी को क्या करना, रख देना। जैसे हमारा नीचे वाले में क्या है, पावर हमारा क्या है, -a है, भाई T2G है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम पावर ए से दिखाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पावर ए है और Eg में पावर बी है। तो हमारा नीचे वाला पहले अगर लेते हैं बच्चों, तो हमारा क्या है, पावर ए है, पावर ए को हम गुणा कर देते हैं किससे, जो हमारी वैल्यू होती है 4dq से, और बीच में प्लस की साइन लगा देते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले में देखेंगे, पावर हमारा क्या रहेगा, तो Eg के पावर हमने क्या कर लिया, बी मान लिया, तो हमारा बी हो जाएगा, और बी में गुणा कर देंगे किसको, जो वैल्यू हमारी गिवन रहती है +6dq से। तो हमें कहीं ना कहीं एक सिंपल फॉर्मूला देखने को मिलता है, -a × 4dq, और बीच में प्लस b × +6dq। बी क्यों है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये प्लस में दिखता है, तो इसलिए प्लस में लिए हुए हैं। ए जो होता है वो -4 होता है, तो इसीलिए -a में लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में है। फिर उसके बाद यही आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे बच्चों, यहाँ किसको उठाएंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे -a × 4dq से गुणा करोगे तो ये -a4dq मिलेगा, बीच में प्लस, और ये हमारे क्या मिलेगा, b से गुणा करोगे 6dq में, तो b6dq देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अगर सर हम यहाँ पे DQ में नहीं लिखना चाहते हैं, अगर हम सर इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जगह पे लिखना चाहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे लिखना चाहते हैं बच्चों, तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे जो 4 है वो 0.4 में कन्वर्ट, और यहाँ DQ की जगह पे हम इसमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के वैल्यू लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 6 को +0.6 लिख देंगे, और यहाँ पे ये साइन लिख देंगे। तो जब इसको आप इस तरीके से लिखना होगा, तो आप इसमें पॉइंट में लिखेंगे, तो ये पॉइंट में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, फिर a × 4 डेल्टा स्प्लिटिंग प्लस b × 0.6 डेल्टा स्प्लिटिंग। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, देखने को बच्चों यही मिलेगा हमारे पास कि सर इसमें क्या है, डेल्टा डेल्टा कॉमन है, तो हम ब्रैकेट के बाहर ऐसे डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, और बचा क्या हमारे पास, तो -4a बचा प्लस 0.6b मिल गया। तो ये आपको यहाँ तक फॉर्मूले में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? यानी कि सर कहने का मतलब सिंपल तो ये आ गया कि जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे दे दिया गया, सर कोई भी हमारे पास दे दिया गया, जैसे हमारे पास हमने हाई फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड में कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, इसमें ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, और हमारा ऊपर की तरफ दो ही होता है ना, तो ऊपर की तरफ हमारे पास है कोई, ठीक है, इस तरीके से सर हमारे पास है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है, और सर ये कहेंगे सर इसका CFC वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तुमको फॉर्मूला याद है सर, हमारा क्या होता है, -4a और प्लस हम क्या बोलते हैं सर, 6 +6b होता है। सर ये फॉर्मूला होता है, सर ये हमारे होता है, क्योंकि हमारा -4 क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा है पहले से, -4 होती है, और इस पे +6 होती है, तो फॉर्मूला तो आसानी से आ जाएगा। यानी कि सर हमारा ए हमारा ये है, और हमारा बी का पावर यहाँ पे ये है, तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कहोगे सर इसमें T2G में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरीके से लिखोगे, तो -4 × 3 कर दोगे, ठीक है, और बीच में प्लस की साइन लगा दोगे। फिर ऊपर देखोगे,
हमारे पास ईजी में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पहले घर में भरा हुआ है, एक दूसरे घर में भरा हुआ है। तो ये कहोगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बी से दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 2 बी हैं टोटल, बी की वैल्यू कितनी है, 2 ठो है। तो यहाँ पे लिख दोगे 6 × 2। अब इसको सॉल्व कर दोगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराते हैं इस पे, सीएफसी वैल्यू निकालना एकदम आसान है। यानी कि हम एक बार डी ब्लॉक का जो बेसिकली बच्चों है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बार वीक फील्ड लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दोनों में सीएफएससी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने ही पढ़ा था, यहाँ पे अगर जूम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको जूम करके बताते हैं कि आप लोगों ने क्या हमको बताया था। हमको यही बताया था ना कि सर डी अगर 4 है और इसके अंदर हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब क्या होता है कि वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो यहाँ पे T2G बना देते हैं, ऊपर Eg बनाते हैं, ऊपर हम क्या करते हैं Eg बनाते हैं। और मैं आपसे बोल लूंगा कि आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है D4 का, तो वीक फील्ड में आप लोग क्या करते हो, तो वीक फील्ड बेचारा सर ऐसे ही कमजोर है, तो ऐसे ही कमजोर है, तो ये जो भी वीक फील्ड लिगेंड में हम सबको देते हैं इलेक्ट्रॉन, सबको लड्डू दे देते हैं, तो सबको दे दिया। बाकी अगर बचता तो ये आगे देता, फिर पेयरिंग कर लेता। तो यानी कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो देखो इस पूरे घर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसकी स्पिन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वीक फील्ड में क्या होता है, स्पिन जो होती है वो ज्यादा होती है। तो जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लोगे तो अब तुमसे बोलूंगा कि चलो भाई सीएफएससी का फॉर्मूला हमारा होता है -4। भाई ये नीचे वाला है तो ये इसकी वैल्यू -4 होती है ना, ऊपर वाले की +6 होती है। और हमने बोला कि इसकी पावर ए बोलते हैं, यहाँ पे इसको पावर बी बोलते हैं। तो फॉर्मूले से बन ही गया, -4 × A + 6B। हमारा डी क्यू में निकालना है। तो हम डी क्यू में अगर निकालना है तो हम यही कहेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ए की वैल्यू आपको कितनी है, जितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उतना ही ए का इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो इसकी में जो ए की वैल्यू हो जाती है वो 3 हो जाती है। और यहाँ ऊपर की तरफ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहोगे सर बी में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे। 4 से गुणा करेंगे, ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 6 × 1 कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है, ये 4×3 = 12 निकल के आएगा और ऊपर की तरफ 6 आएगा। तो -12 और +6 आपस में जब जोड़ोगे तो आपको भी पता है कि +6 जब -12 में से निकालेंगे तो -6 DQ इसकी वैल्यू आती है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने हाई स्पिन में निकाला, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड में निकाला। अगर यही D4 की वैल्यू अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहता तब कैसे निकालते, तो सबसे पहले जो वैल्यू आता है -6 आ रहा है, ठीक, कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.6 में हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हमारे पास है और ऊपर की तरफ बच्चों हमारे पास जो Eg होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो सर ये सबसे पहले, और ये 4 सारा इलेक्ट्रॉन इसी में पहले चला जाएगा। तो इसमें सर कैसे निकालेंगे, तो हमको भी पता है इसका सर वैल्यू होती है -4, इसकी जो वैल्यू होती है +6 होता है ऊपर वाले का, क्योंकि हायर एनर्जी होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सर, इसको हम ए मानते हैं पावर, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो इस पहले वाले घर में 2 ठो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, 1 ठो ये इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जोड़ लो, 2 1 3 1 4, तो टोटल यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि बी की जो वैल्यू है वो 0 हमारे पास है। जब भी हम यहाँ पे CFSC वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि आप ये निकाल के आए कि सर V की वैल्यू 0 है और हमारे पास T2G में जो A की वैल्यू है वो 4 है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। जब इसको हम आपको मिटा देते हैं तो आप इसको निकालोगे कैसे, तो फॉर्मूला आपको पता है कि CFSC वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -4 × A, बीच में प्लस लगा देंगे, फिर 6B हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकाला था सर ए की वैल्यू 4, तो -4 × 4 कर लेंगे, बीच में प्लस, और 6, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 6 × 0 हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि चौर चौके क्या हो जाता है, -16 हो जाता है, और ये हमारा 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो CFSC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अब वो हमारा -16 DQ आ जाएगा। तो
आप लोगों ने ये देखा यहाँ पे -16 डी क्यू आया है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वही D4 का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या आया है -6 डी क्यू यहाँ पे आया है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना कि सर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड था तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg आया था, और नीचे वाले का क्या आया था, हमने देखा था T2G में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन था और Eg में 0 था, यही था ना। तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो -16 आई थी, इसकी जो वैल्यू आई थी वो -4 आई थी, 4 डी क्यूब आई थी। तो ये कहोगे कि सर जो T2G Eg के पावर जो T2G4 वाला है जो अभी हमने निकाला, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला उसकी 16 जो वैल्यू आई थी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आई थी, और जो T2G के पावर 3 और Eg के पावर 1 में हमारा -6 डी क्यू आया था। तो हम यहाँ पे जब कंपेयर किया आपस में, तो कंपेयर करने से हमें सर ये पता चला, कंपेयर जब हम लोगों ने किया पूरी तरीके से, तो ये हमने पता चला कि जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल कंपाउंड होगा। यानी कि हमारे पास एक -6 आया था और एक हमारे पास -16 आया था, तो जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा वो -16 वाला सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ देगा तो आप बता दोगे। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स बच्चों हमारे पास है जिसके पास mn के पावर +2 है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल होगा। आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड का भी निकालना है और वीक फील्ड भी निकालना है। यानी कि आप तो ये चीज तो बनाना तो आप सीख गए हो ना, इतनी बार बोल चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन किसके अंदर होता है, तो आपको भी पता है कि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर हाई स्पिन होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कि हमारा Mn+2 है, तो Mn+2 में देखो, Mn+2 जो होता है बच्चों, Mn+2 इसके अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है 4s2 होता है और हमारे पास 3d5 होता है। यानी कि सिर्फ सिंपल Mn होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, 25 का एटॉमिक नंबर होता है और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब इसके ऊपर Mn+2 चार्ज आ रहा है तो आपको भी कहोगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा और 3d हमारे पास 5 हो जाएगा। हमें किससे मतलब है, सिर्फ d इलेक्ट्रॉन से। यानी कि सर हमें d5 इलेक्ट्रॉन का हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालनी है, और वीक फील्ड लिगेंड बनाना है और उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं D5 के अंदर हमें क्या निकालना है, सर हमें सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड यानी कि हाई स्पिन का निकालना है ये। तो जब इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप ये कहोगे सबसे पहले हम नीचे T2G ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम Eg ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो भी जितनी भी इलेक्ट्रॉन रहेगी उसको हम ए की वैल्यू मानेंगे, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगी उसमें बी की वैल्यू मानेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले भरते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड में अगर D5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कैसे भरते हैं बच्चों, तो सबसे पहले एक एक लड्डू सबको दे देते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पे सर जो ए की वैल्यू हमें निकल के आई है वो 3 ठो आई है, और बी की वैल्यू सर हमें हमें जो यहाँ पे मिली है वो सर 2 ठो मिली है। तो यानी कि सर जब हमें CFSC वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, हाँ ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, देखो यहाँ पे हाई स्पिन हमने लिखा है। हाई स्पिन मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको बांट देते हैं, एक एक मिठाई सबको बांट देते हैं, बचता है तो तब हम पेयरिंग कराते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, वो ए की वैल्यू होगी तो टोटल नीचे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ए की वैल्यू 3, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन तो बी की वैल्यू 2 हो गई। अब इसमें निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है सर, -4 इंटू ए और +6 इंटू बी होता है। तो -4 ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 ठो है तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, बीच में प्लस, और ये हमारे 6 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 ठो है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा -12, और ये क्या हो जाएगा +6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 में से +12 में से -12 जब निकाल दोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 0 बचेगी। यानी कि सर वीक फील्ड लिगेंड यानी कि हाई स्पिन के अंदर जो CFSC वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, वो 0 होता है। ठीक है, अब यही अब लो स्पिन में निकाल लो। तो लो स्पिन में जब आप निकालोगे तो लो स्पिन में सबसे पहले तो D5 इलेक्ट्रॉन है, तो लो स्पिन में सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे हमारा T2G है, ऊपर की तरफ Eg है। तो इसमें जब हमारे पास ये लो स्पिन होगा, लो स्पिन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, सबसे पहले पेयरिंग होती है, पहले ये अपने खाने की कोशिश करता है। तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो देखो कैसे भरा जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि सर ये सबसे पहले खुद खाया और यहाँ पे अभी गया ही नहीं।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो कहोगे सर ऊपर में बी की वैल्यू निकालते तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और नीचे में जो हमारा T2G में ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल सर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ए की वैल्यू 5 है। ए की वैल्यू नीचे कितनी है, 5 है, ध्यान से देख लो ऊपर की तरफ बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमने पता हमें कि सर ए की जो वैल्यू थी वो सर 5 थी और बी की वैल्यू जो था वो 0 था। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे -4 इंटू ए प्लस सर हमारे होता है 6 बी होता है। अब सर इसमें हम वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा -4, ए की सर वैल्यू जो थी वो 5 थी और +6, और बी की वैल्यू जो थी हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं था तो 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सर -4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, तो -20 हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो CFS की वैल्यू आएगी -20 DQ आ जाएगी। यानी कि आप जब कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था जिसका लो स्पिन था, उसका जो CFS वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर वाला तो हमारा 0 हो गया था। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया। इसी तरीके से CFSC वैल्यू सबको निकालनी है। जिन बच्चों को इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, इसका वीडियो बार बार रोक के आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका वीडियो छोटा ही बनाना है ताकि तुम लोग जितनी बार देखो अच्छी तरीके से देख सको। 1 घंटा हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, और मेरे क्लास ओवर होने के बाद आपको PPT शेयर करेंगे और आपको खुद से इसको सॉल्व करना है अभी की अभी, जितने भी स्टूडेंट है इसके अंदर, ठीक है।